नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ दीप शिखा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर्स। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के चलते कई जगह जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो हल्की गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं वाहन चालकों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर हुई। दरअसल बारिश के चलते कई जगह जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद से कई वाहन चालकों को जाम से गुजरना पड़ा। तो वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और हल्की गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। आज की बात करूं तो एक बार फिर, क्योंकि देर शाम से बारिश हो रही थी, कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा मैं बात करूंगा तो जिला कांगड़ा जो है उसमें ज़्यादा तबाही जो है वो मची है। एक बार सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा जरा विजुअल दिखाएंगे, पिछले के दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये जिला कांगड़ा में ऐसा मौसम है, पूरी धुंध पड़ी हुई है और साथ के साथ हल्की बारिश अभी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग की माने तो 2 दिन जो है वो मौसम जो है वो बिल्कुल जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गया है 2 दिन के लिए। और जिला प्रशासन, अगर जिलाधीश महोदय की बात करूं, जिलाधीश महोदय की बात करूं, डॉक्टर निपुण जिंदल ने पहले ही अलर्ट पर जो है सभी डिपार्टमेंट्स को रख दिया है और किसी तरह की कोताही जो है वो उसमें ना हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को कह दिया गया है। साथ के साथ कंट्रोल रूम के नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूँ तो 1077 पर जो है वो इमरजेंसी में कॉल की जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये नंबर जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया है और सभी विभागों को जो है वो सचेत रहने के लिए कह दिया गया है। साथ के साथ मैं बात करूंगा तो जिलाधीश महोदय ने सभी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह जो है वो दे दी है। हुई बरसात के चलते दादरी जिले के कई गांवों के खेतों में पानी भर गया। पानी निकासी न होने के कारण सैकड़ों एकड़ में खड़ी गुआर, बाजरा, कपास की फसल बर्बाद हो गई है। पानी भरने से खराब हुई फसल को लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि किसानों के मुआवजे की मांग सरकार कब तक पूरा करती है ताकि उनकी फसल की भरपाई हो सके। हमीरपुर जिला में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप अभी भी देख सकते हैं कि बारिश लगी हुई है, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्यों में पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसको देखते हुए हमीरपुर के उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने भी लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि बरसात के समय में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर होते हैं। ऐसे में सभी लोग एहतियात बरतें। वहीं किसानों की माने तो बारिश मक्की की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। लगातार बारिश होने से हमीरपुर ज़िले के इक्का दुक्का क्षेत्रों में कुछ ल्हासे भी गिरे हैं, जिन्हें लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया है और यातायात को बहाल कर दिया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 सुशांत लोक फेज 3 में इस तरह के हालात हैं जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर 4 से 5 फुट तक पानी लोगों के घरों में भर गया है। दरअसल सुबह हुई बारिश ने तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी है। आपको बता दूं कि कॉलोनी में हालात इस तरह के हैं कि बाढ़ जिस तरह से आई हो, इस तरह के हालात यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि पास में लगती अरावली की पहाड़ियों से बारिश के बाद यहाँ पर काफ़ी तेज रफ्तार से पानी आता है, लेकिन नालों पर अक्रोचमेंट के चलते या ना साफ सफाई नहीं होने के चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये पानी प्रशासन कब तक निकाल पाता है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग शिमला द्वारा प्रदेश भर में 27 और 28 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मंडी जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने के लिए कहा गया है।
और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी आग्रह किया गया है प्रशासन द्वारा कि जो भी लोग आसपास के क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उनको भी यहां आने से पूरी तरह से रोका जाए। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, किन्नौर में भारी भूस्खलन के कारण जो नुकसान वहां पे हुआ था, कुछ लोगों की वहां पे मौत भी हुई थी, उसके बाद प्रदेश सरकार और सभी जिला प्रशासन द्वारा हिदायत के तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी आपदा की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो जिला प्रशासन के टोल फ्री नंबर है उन पर संपर्क भी किया जा सकता है। अपने सहयोगी के साथ जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने हिमाचल में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं जिला चंबा में। अगर चंबा की बात करें तो चंबा में देर शाम भारी बारिश हुई, लेकिन सुबह से मौसम साफ था। लेकिन अभी दोपहर की बात करें तो दोपहर में चंबा के पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, जिससे कभी भी बारिश हो सकती है। तो चंबा में भी रेड अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि चंबा में पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रेड अलर्ट के चलते नदी नालों के समीप ना जाएं, जिसकी वजह से कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने कई निकाले जा रहे हैं। विपक्षी दलों की भी इस मुलाकात पर पूरी नजर है, तो वहीं कहीं ना कहीं कमलनाथ और ममता बनर्जी की मुलाकात को एक अहम मुलाकात माना जा रहा है। हालांकि कमलनाथ की तरफ से साफ कहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, वो उनके बीच और ममता बनर्जी के बीच पुराने रिश्ते हैं जिनको लेकर उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। अब बताया ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी कल यानी बुधवार को सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से काफी देर तक दिल्ली में मुलाकात कर बातचीत की। मुलाकात के बाद में ममता बनर्जी और कमलनाथ ने कहा कि दोनों के बीच देश के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक की मुलाकात चली। कमलनाथ ने कहा कि ममता जी से मेरे पुराने रिश्ते हैं। उनकी बंगाल में हुई जीत ने देश को एक संदेश दिया है। ममता बनर्जी सच के साथ खड़ी हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी कल सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। पद्म पुरस्कारों को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बार पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के नामों को केंद्र सरकार के पास पद्म पुरस्कारों के लिए भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली की जनता से नाम भी मांगे गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए केवल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के ही नाम भेजेगी। इसके लिए दिल्ली वासियों से 15 अगस्त तक ईमेल के जरिए सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि ये समय उन लोगों को सम्मानित करने का है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान हमें बचाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम उनके आभारी हैं और ये नाम जनता हमें बताएगी। 15 अगस्त तक लोग ईमेल पर नाम भेज सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पर कोई भी व्यक्ति किसी भी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी का नाम और आखिर उन्हें यह अवार्ड क्यों मिलना चाहिए उसके बारे में जानकारी भेज सकता है। आपने पुलिस वालों को अपराधियों से अक्सर भिड़ते देखा होगा, लेकिन दो राज्यों की पुलिस का आपस में भिड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम की पुलिस आपस में भिड़ पड़ी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए तो कई आम लोग भी घायल हो गए। इस बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और पीएमओ से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की। असम और मिजोरम के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा विवाद ने सोमवार को एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दरअसल कछार जिले के पास विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई और इस संघर्ष में असम के 6 जवान शहीद हो गए। वहीं दोनों राज्यों की सीमा पर हुए संघर्ष का असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते भी दिखे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम और मिजोरम के सीएम से फोन पर बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश की। आपको ये भी बता दें कि असम के बराक घाटी के जिले और मिजोरम के 3 जिलों के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यहाँ जमीन को लेकर दोनों राज्यों के बीच आए दिन विवाद और तनातनी की घटनाएं होती रहती हैं। हालिया विवाद तब गंभीर हुआ जब देश में कोरोना का कहर थमने लगा है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर को लेकर लोगों के बीच में डर बना हुआ है। आपको बता दें, इसी बीच एक खुशखबरी सामने आई है कि बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी।
दरअसल स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि अगस्त के महीने में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और अगस्त के महीने में ही उनको लगना भी शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जायड्स कैडिला ने अपना ट्रायल पूरा कर लिया है, लेकिन इसकी मंजूरी आना अभी भी बाकी है। थमने लगा है, वहीं लोगों में तीसरी लहर का डर अभी बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच एक खुशखबरी सामने आई है, जल्द ही बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी, अगस्त महीने में ही भारत के बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीका आ सकता है। अगले महीने से ही टीका लगना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि इस कड़ी में जायडस कैडिला ट्रायल पूरा कर चुकी है और इसे आपात इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार है। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अश्लील फिल्मों के निर्माण, मोबाइल ऐप के जरिए उसके प्रसारण के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि राज कुंद्रा की आज पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी। पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अश्लील फिल्म के निर्माण और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उसे प्रसार के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कुंद्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो गई थी। एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने भारत सरकार को चेताया है ताकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लगातार अफगानिस्तान में देखा जा रहा है। आपको बता दें एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने भारत सरकार को चेताया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन यानी लश्कर-ए-तैयबा अपना ठिकाना पाकिस्तान से हटाकर अफगानिस्तान में बना रहा है और ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान ने अफगानिस्तान के आधे से ज्यादा इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। तो वहीं अफगानिस्तान को डर सताने लगा कि तालिबान उन इलाकों में आतंकी पैर जमा सकते हैं जहां सरकार का शासन नहीं। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने भारत को इस बारे में जानकारी दी, जिसमें लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में जिक्र किया गया। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जमीन गरमाती नजर आ रही हैं। हालातों को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जीतना बीजेपी से आसान नहीं होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति रच रही हैं। तो वहीं इन दोनों के मिल जाने से बीजेपी को हराना शायद मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ में हलचल नजर आने लगी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के बीच कुछ दिन पहले हुई मुलाकात के बाद से वेस्ट यूपी के जिलों में चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी का सामना करने के लिए जयंत चौधरी के भरोसे ही आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हुनर की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है 6 साल की हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली मिस्का जैन ने। मिस्का सबसे कम उम्र की पूरे भारत की पैराग्लाइडर बन चुकी है और उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। पिछले कुछ दिन पहले ही मिस्का अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में घूमने गई थी, जहां पर उसने पैराग्लाइडिंग करी और वहां से वापस लौटने पर पता चला उनके माँ बाप को कि मिस्का ने ये खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। अब मिस्का का नाम जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी भेजा गया है। हो सकता है जल्द ही मिस्का एशिया की भी सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन जाए। इस वक्त हमें सिंगू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार 8 महीना 1 दिन हो चुका है और लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली कूच करने के लिए लगातार 200 लोगों का जत्था जाता है और लगातार जो दिल्ली की दहलीज पर जो बैठे हैं किसान, उनमें से हर रोज रणनीतियाँ बनती है। ये जो तस्वीरें बयान करती हैं कि यहाँ पर जो है करीब 8 महीना 1 दिन हो चुका है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को हर कीमत पर रद्द कराना है, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर ये किसान जो बैठे हुए हैं लगातार
एक ही बात को लेकर कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून जो है वो लगातार रद्द कराने हैं, किसी भी कीमत पर रद्द कराने हैं, क्योंकि 11 दौर की बैठकें जो सरकार के साथ हुई हैं वो बेसफल रही हैं और लगातार अब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बीच की बात नहीं हुई और लगातार जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये 3 कृषि कानून जो हैं वो हर कीमत पर रद्द कराने हैं, क्योंकि जो लगातार दिल्ली के लिए 200 लोगों का जत्था हर रोज यहाँ से रवाना होता है और दिल्ली अब संसद चलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं और उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि हर कीमत पर दिल्ली जो संसद चलाएंगे और उन पर अनेक तरह की जो रणनीति है वो जिन पर चर्चा होनी है वो लगातार जारी देखने को मिल रही है। लाजपत जनता टीवी राई। हरियाणा के गुरुग्राम में बर्ड फ्लू का केस आने से पड़ोसी जिला मेवात का पशुपालन एवं डेयरी विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 18 टीमों का गठन किया है जो जिले भर में अलग अलग बने मुर्गी फार्मों में जाकर मुर्गियों की जांच करेगा। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग मेवात ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बर्ड फ्लू एक जानलेवा बीमारी है जो पक्षियों से लेकर इंसान तक में हो सकती है, इसीलिए जब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं होती तब तक कम से कम मेवात के लोग मुर्गियों का मीट खाना बंद कर दें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिसके अंदर महेंद्रगढ़ जिले के 8,945 विद्यार्थी पास हुए हैं। इस बार का परीक्षा परिणाम मूल्यांकन के आधार पर रहा, जिस प्रकार से बच्चों का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया गया। 11वीं की परीक्षा में जिनका जो पास हुए तो उनका 10% मूल्यांकन किया गया और 30% उनका पीछे के मैट्रिक तक का मूल्यांकन किया गया और बाकी का जो इनका 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन था 60% जो उनके असेसमेंट टेस्ट थे उनके आधार पर इनका मूल्यांकन करके इनका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। लेकिन महेंद्रगढ़ के जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे वो इतने जिज्ञासु मिले कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि अगर परीक्षा आयोजित होती तो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो 1 नंबर पर होते, उनका प्रथम स्थान होता। वो इस बात को लेकर काफी जिज्ञासु दिखाई दिए। अगर परीक्षाएं आयोजित होती तो उनका स्थान हरियाणा के अंदर अव्वल होता। यमुनानगर में बड़ा ही हैरतअंगेज और दिल पसीज देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कल एक नवजात लावारिस हालत में मिला था जिसकी हालत बेहद ही गंभीर थी। वहीं आसपास के लोगों ने जब उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहीं चाइल्डलाइन की टीम और पुलिस के संज्ञान में जब यह मामला आया तो उसकी मां को भी पुलिस ने ढूंढ लिया, जो कि नाबालिग निकली और उस नाबालिग ने खुद ही बाथरूम में डिलीवरी कर उस बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद जो है उसे छत पर फेंक दिया था। वहीं उसकी हालत भी बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उसे भी जगाधरी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं चाइल्ड लाइन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ये बेहद ही गंभीर मामला है। अगर इस प्रकार से लोग बच्चों को फेंकते रहेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। साथ ही उनका कहना था कि लड़की के परिवार वाले अभी ये बता रहे हैं कि वो बालिग है, लेकिन उसका कोई भी दस्तावेज नहीं जुटा पाए, जिसके चलते जो है फिलहाल अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि लड़की बालिग निकली तो उस पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। फिलहाल चाइल्ड लाइन और जो पुलिस है वो भी नाबालिग के खुद डिलीवरी करने के मामले से बेहद ही हैरान है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर उसके साथ ये सब किसने किया जिससे वो गर्भवती हुई और उसके बाद उसने खुद ही बाथरूम में डिलीवरी कर बच्चे को छत पर फेंक दिया। खोरी की तर्ज पर फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउसों, धार्मिक स्थलों व अन्य निर्माणों पर अब तोड़फोड़ की तलवार लटक गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में खोरी के साथ साथ अरावली में जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन सबको धराशायी करके जंगल की जमीन को खाली करवाने तथा प्रतिबंधित एरिया में किसी तरह का कोई निर्माण न होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए फरीदाबाद नगर निगम और वन विभाग संयुक्त कार्रवाई में जुट गया है। वन विभाग के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये इस बात की भी पुष्टि की है कि
बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी ताकि जो अवैध फार्म हाउस या धार्मिक स्थल या अन्य निर्माण अरावली क्षेत्र में बने हुए हैं उनका बिजली कनेक्शन खोरी की तर्ज पर काटा जाए और उसके बाद सर्वे में जो चिन्हित हुए हैं अरावली क्षेत्र में निर्माण, चाहे वो फार्म हाउस हो अवैध रूप से बने हुए या फिर अन्य संस्थान या धार्मिक स्थल, उन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आपको बता दें कि अरावली वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध फार्म हाउस बनाए गए हैं, जिनमें काफ़ी फार्म हाउस ऐसे हैं जो बड़े रसूखदारों के हैं, कई बड़े अधिकारियों के, कई बड़े राजनेताओं के नाम जो है इन फार्म हाउस संचालकों के तौर पर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बार बार जब कार्यवाही की जाती है इन फार्म हाउसों पर, यही कारण है कि केवल खाना पूर्ति कर इतिश्री कर ली जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किस तरह से प्रशासन करता है और रसूखदारों का रसूख इस बार सुप्रीम कोर्ट के आगे चल पाता है या नहीं। सिरसा के लोगों को अब ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिरसा के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले एक हफ्ते तक नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद जिले के लोगों को ऑक्सीजन की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर बुद्धराम ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते सिरसा के नागरिक अस्पताल में 1000 प्रति लीटर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। तो फिलहाल जनता रिपोर्टर में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।